क्या हुआ सुमन जी? बड़ी ही टेंशन में नजर आ रही हो। कोई बात है तो फरमाओ। आप भी ना प्राची के पापा हर वक्त मजाक के मूड में रहते हो। अरे बेटी बाहर रह रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं है क्या? अरे सुमन जी, आप भी कमाल करती हैं। हमारी प्राची अब कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो हम उसके पल पल की खबर लेते रहेंगे। वो अब बड़ी हो गई है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए रमेश, लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहेंगे। लेकिन आजकल की माँ बाप को न जाने क्या हो गया है। बस कुछ पूछो ही तो अरे मॉडल जमाना है। लेकिन ऐसा भी क्या, तभी पीछे से बड़े जोर से हॉर्न की हंसी सुनाई देती है। अम्मा, मॉडल नहीं मॉडर्न। अरे मुआ, आग लगेगी अंग्रेजी में, जो भी हो। अरे अम्मा जी, आप इनके साथ हमेशा हमें क्यों घसीट लेती है? मैं तो हर शाम को बिना नागा प्राची को फोन करती हूँ कि ऑफिस से घर पहुंच गई कि कहीं, लेकिन यह है कि आपके सुपुत्र जी, इनको कोई चिंता नहीं रहती है। देखो आपके सामने अभी फिर से लगाती हूँ। सुमन फिर से अपनी बेटी प्राची को फोन घुमाती है और इस बार प्राची का फोन नहीं उठ जाता है। अरे कहाँ हो प्राची, कितनी देर से हम तुमको फोन लगा रहे हैं। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप की बिल्कुल चिंता ही नहीं है। बताओ, अभी पांचवी बार में जाकर फोन उठा है। अरे दिल्ली जैसे शहर में रह रही हो, शहर को तुम्हारे पापा जैसी ही टीवी चालू करते हैं, उसमें 100 से 80 चैनल तो दिल्ली के होते हैं। कितनी घटना होती है हर रोज वहां, और तुम लोग हो कि समझते नहीं हो। बस मेरी माँ, बस करो। पहली बात तो मैंने कितनी बार कहा है कि मैं दिल्ली में नहीं गुड़गांव में रहती हूँ, और आज मीटिंग में बिजी थी इसलिए कुछ नहीं उठा पाई। देखो ना, ये यहाँ जान निकली जा रही है और लड़की हंस रही है। अरे मीटिंग में थी तो पहले ही बता देती। चलो अब कहाँ हो, पहले ये बताओ घर पहुंची कि नहीं? हाँ मम्मी, घर पहुंच गई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन सुमन, मुझे तो अभी भी गाड़ियों की आवाज आ रही है। मम्मी जी, ये गुड़गांव है, आपकी शहर ये यमुनानगर जैसा नहीं है। 9 बजे से रोड पर सन्नाटे होने लगते हैं। चलो पहले कुछ खा लेते हैं और फिर आराम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बस पहले कुछ बना लूं, फिर खाकर बात करती हूँ। इधर प्राची फोन रखकर जैसे राहत की सांस लेती है। प्रीति और मयंक एक एक्स्ट्रा में बैठे हुए थे। देखो मयंक, मैं कह रही थी ना कि मुझे जाना है, लेकिन तुम तो एक मेरी सुनते ही नहीं हो। अब देखो कैसे कैसे मम्मी से मुझे बातें करनी पड़ती है। किसी दिन मेरी लंका लगने वाली है तुम दोनों को देखकर। नहीं, मुझे घर जाना है। मुझे बहुत याद आ रही है, और ऐसे मुझे मम्मी से झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्राची गुस्से में उठकर जाने लगती है, तभी मयंक प्राची का हाथ पकड़ लेता है। आई लव यू सो मच प्राची। बस बस, अब रुलाओगे क्या तुम? चलो बैठो, मैं भी बैठती हूँ। नहीं, पहले आई लव यू टू बोलो। मयंक, यहाँ सब देख रहे हैं, तुम भी कमाल करते हो। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार क्या कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। आई लव यू, तू बस बस चुप हो जाओ। आज की कहानी किसी एक परिवार या शहर की नहीं, बल्कि मिक्स मिक्स है। कानपुर, दतिया और गुड़गांव का। जी हाँ, दतिया की रहने वाली प्राची जब जॉब के सिलसिले में गुड़गांव गई थी तो उसकी मुलाकात कोई कानपुर के रहने वाले मयंक से फिर से बनी। एमपी और यूपी का डेडली कॉम्बिनेशन, और दोनों के बीच प्यार हुआ। और अब बात यहाँ तक पहुंच आती है कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं, 7 जन्मों की वादे कर चुके हैं। हाँ, चलो चलो, अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। चलो मेरा तो फिनिश हो गया, अब मैं चलती हूँ वरना हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। अरे अरे प्राची, ये हॉस्टल वॉस्टल नाटक कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम अपने घर पर हमारी शादी की बात नहीं करोगे। और सोचता हूँ कि अब की बार पंखा जरूर लाऊंगा। एक बार मयंक और प्राची दोनों इस बार अपने अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। दोनों ही अपने घर पर फोन की घंटी बजती ही वो बातें किया करते थे, जिसे देखकर दोनों के ही घर पर शक की सुई गहराने लगी। तो हमसे मिलने आया है या फिर फोन पर बात करने आया है? बस मम्मी, एक जरूरी मीटिंग के बारे में ही मैं कुलीग से बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, तू बात कर ले, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन फोन पर तो प्राची और दूसरी तरफ भी प्राची थी। प्राची, देखा मम्मी आई और मैं कैसे उन्हें बुद्धू बना दिया। और ये कहकर मयंक जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगता है। मयंक की वो जोरदार हंसी कमरे से बाहर जाती हुई मीरा जी के कानों में सुनाई देती है। अभी तो बेटा कह रहा था कि मैं अपने ऑफिस के आदमी से बात कर रहा हूँ, और अभी इतनी जोर जोर से हंस रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी।
मीरा जी थोड़ी देर बाद मयंक के लिए चाय लेकर जाती है और पर्दे के पीछे कान लगाकर सुनती है। अब क्या करूं प्राची, कितने दिन की छुट्टी और बाकी है? तुम कब तक घर लौट आओगी? मेरा तो यहाँ तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा है। बस मयंक, मेरा भी तो यही हाल है। मेरी भी कोशिश यही है कि मैं जल्दी ही गुड़गांव के लिए निकलूंगी। अच्छा मेरा बेटा, मेरे से कह रहा था कि ऑफिस के सिलसिले में तू बात कर रहा है और यहाँ पर दिल ना लगने की वजह से चल रही है। जल्दी बता और सच सच बता। मयंक सामने अपनी माँ को खड़ा देखकर एकदम घबरा जाता है। अरे अरे, आप गलत समझ रही है मम्मी जी। मेरी चप्पल याद है ना, या फिर भूल गया? माँ हूँ तेरी, ठीक है ना? अपनी माँ से ये सब बातें छुपाएगा? हाँ मम्मी, मेरे ऑफिस की ही एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अब आने दे तेरे पापा को, आज ही तेरी खैर खबर लेती हूँ। यही सब करने के लिए मैंने तुझे वहां भेजा था। अरे नहीं मम्मी, पापा से प्लीज कुछ मत कहिएगा, वरना पापा मेरा क्या ही हल करेंगे। अभी तक तो फोन पर लगा हुआ है। ला मुझे दिखा तो सही, कौन है लड़की? मीरा मयंक के हाथ से फोन छीनकर अपने कान पर लगा लेती है। हाँ जी, क्या काम है आपका? प्राची अचानक से मयंक की माँ की आवाज सुनकर घबरा जाती है और फिर फोन काट देती है। बड़ी बेकार लड़की है, फोन काट दिया। ये दोबारा से फोन लगा तो अभी बात करती हूँ। मयंक फिर से प्राची को फोन घुमाता है। प्राची, माँ से बात कर लो। अरे कैसी लड़की हो तुम? तुमसे बात करना चाहते हैं हम। तुमने फोन कट कर दिया। सॉरी आंटी। आंटी किसको बोल रही है? ये लड़की तो बिल्कुल ही बदतमीज है। अरे सासू माँ हूं मैं तेरी। ये सुनकर मयंक एकदम से चौंक जाता है और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। क्या सच में मम्मी आप शादी के लिए मान गई? तू तो रहने दे बेटा। अच्छा ये बता, नाम क्या है इस लड़की का? मम्मी जी, प्राची नाम है। अच्छा प्राची बेटा, अपने पापा मम्मी से कब बात करवा रही हो? पापा मम्मी का नाम सुनकर प्राची के होश उड़ जाते हैं। जी, जल्दी ही करवाऊंगी मम्मी जी। प्राची अभी मीरा से बात ही कर रही थी कि तभी पीछे से सुमन जी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये हमारे अलावा कौन सी तेरी मम्मी पैदा हो गई? किससे तुम मम्मी जी कहकर बातें कर रही है? लगता है तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आसपास ही है। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? अभी लगे हाथ बात करा दो। जी जी। तब तक सुमन जी भी प्राची के पास आकर खड़ी हो जाती है। ये कैसे जीजी कर रही है? कौन है फोन पर? तूने बताया नहीं प्राची? वैसे भी जब से गुड़गांव से तू आई है, पूरे दिन फोन पर लगी रहती है। अब प्राची के पास मजबूरी में फोन देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। प्राची फोन सुमन से पकड़ कर वहां से चली जाती है। कौन है पागल? अरे हम है भाभी जी, आपकी समधन। कैसन बा? कैसन बा? ये कौन सी भाषा है? अरे क्या हुआ भाभी जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे हमको भी ऐसा ही झटका लगा था, अभी थोड़ी देर पहले ही। मुझे तो बस झटका लगा था, लेकिन लगता है समदन जी तो सदमे में आ ही गई है। अरे नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बातचीत। बीच में कुछ नेटवर्क की गड़बड़ हो गई थी शायद, लेकिन अब मुझे समदन समदन क्यों कह रही है? अरे लगता है अभी आपकी बिटिया ने भी आपको कुछ नहीं बताया है। अरे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अपने मयंक बेटे को आपकी बेटी से बात करते हुए पकड़ लिया है। अच्छा। अरे हम भी माँ हैं आखिर इनकी। अच्छा भाभी जी, मैं फोन रखती हूँ। अरे आप हमारी बात सुनिए। सुमन जी बिना कुछ सुने गुस्से में फोन रख देती है और प्राची को आवाज लगाती है। प्राची, प्राची, आखिर ये क्या माजरा है? प्राची डरते हुए अपनी माँ के पास आती है। हाँ मम्मी, क्या हुआ? अरे ये तो तुम मुझे बताओगी कि आखिर ये सब क्या है, और तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या हो रहा है? मम्मी, वो मैं और मयंक ना एक दूसरे को पसंद करते हैं। हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे सबसे लड़कर दिल्ली के लिए नौकरी में भेजा था? अभी माँ बेटी के बीच हो रही बातचीत को सुनकर दादी बटनश्री भी आ जाती है। ऐसा क्या हुआ बहू जो तू इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? तेरी आवाज बाहर तक जा रही है। अरे इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवा दी। अभी तक तो इज्जत मिट्टी में नहीं मिली, लेकिन हाँ, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रहो तो जरूर पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। दादी बटनश्री इतना कहते ही सुमन जी वहीं जमीन पर धड़ाम गिर जाती है। और फिर शुरू होता है हर इंडियन फैमिली की तरह प्राची के घर में भी लव मैरिज वाला ड्रामा। तभी प्राची के पापा सुमन जी की तबीयत खराब सुनकर दुकान से दौड़े दौड़े घर आते हैं। तुमको क्या हुआ सुमन? अचानक से अभी तो थोड़ी देर पहले तुमको अच्छा खासा घर छोड़कर गया था। नकुल, तुम जाकर फटाफट से पहले बीपी नापने की मशीन लेकर आओ। मुझे लग रहा है कि बीपी लो हो गया है। जी पापा।
जब बीपी चेक किया जाता है तो वाकई में ही कम निकलता है। प्राची जाओ जाकर मम्मी के लिए नमक चीनी का घोल बना लाओ। और फिर हर इंडियन फैमिली की तरह इलाज भी घर में ही शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर में सुमन जी की जब हालत सही होती है, फिर वो बाकी के घरों को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर आज सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। लो जी देख लो, मैंने तो पहले ही देखा था। अब करो आराम से मेरी बेटी की लव मैरिज। अब क्या करें अम्मा, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी प्राची में ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। रुको, मैं प्राची को अभी बुला कर लाती हूँ। प्राची, प्राची जरा यहाँ आओ। जी पापा। ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? और कहाँ है ये लड़का, कहाँ मिला तुमको? पापा, मैं और मयंक एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। बस वही हमारी मुलाकात हुई। मयंक बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है। इस बार आप उससे मिलकर देख तो लीजिए। लेकिन हमें तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम कोई ऐसा कदम भी उठा सकती हो। अरे कोई बात नहीं मम्मी, दीदी कह तो रही है कि आप एक बार लड़के से मिलकर देख तो लो। तो पहले आप लोग आपस में मिल लो। आहा, देखो इसको कैसे अपनी दादी की तरफदारी कर रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है, क्योंकि जा रही हूँ ये तरफदारी जिससे आज दादी ने जिसके लिए झंडे गाड़े हैं, कल मैं भी उसके लिए अपना झंडा गाड़ू। कल इसी तरह ये भी लड़की भगा ले जाएगा, और नहीं तो क्या। ये सुनकर प्राची जोर जोर से रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और फिर मयंक को फोन पर अपनी सारी बातें बताती है। मयंक, अब शायद मैं गुड़गांव वापस जॉब करने कभी ना जा पाऊँ। ये सुनकर मयंक घबरा जाता है। ये सब क्या है प्राची, अचानक से क्या हुआ? अचानक से जो तुमने किया उसी का एक्शन का रिएक्शन है। इतना कहकर प्राची फोन रख देती है, लेकिन ये सुनकर मयंक घबरा जाता है और वो अपने मम्मी पापा के साथ शाम होते ही प्रीति के घर पहुंच जाता है। अचानक मयंक को अपने घर देख प्राची चौंक जाती है। अरे मयंक, तुम यहाँ अचानक? लेकिन तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? बस मिल गया, एक बार एक ऑर्डर लगाया था, तब से अमेज़न पर सेव था, वहीं से उठाया और चला आया। अब कहाँ है अंकल आंटी, मुझे उनसे मिलना है। हाँ बेटा, जरा अंदर तो आने दो, कि तुम दोनों सारी बातें यहीं पर कर लोगे। फिर मयंक के मम्मी पापा और प्राची के मम्मी पापा सारी बातें बैठकर डिस्कस करते हैं। लेकिन आखिरकार गुस्सा गुस्सी के बाद सब लोग मान ही जाते हैं। वही तो मैं कहती हूँ बहन जी, देखो आजकल कितने केस हो रहे हैं। कभी ये नीला ड्रम तो कभी ऑपरेशन हनीमून, कभी कुछ तो कभी कुछ। इसलिए बच्चे अपनी मर्जी से एक दूसरे को समझकर बात कर रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। हाँ जी भाई साहब, जब मयंक ने अपनी माँ को ये सब बताया कि लोग नाराज हैं, तो फिर बिना कुछ सोचे हुए हम भागे हुए चले आए। आप तो अभी भी नाराज लग रही हैं भाभी जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, लीजिए मिठाई खाइए, ठग्गू के लड्डू हमारे कानपुर के फेमस। तभी दादी बटन श्री वहां आती है। खाओ खाओ सुमन, बहू, ठग्गू के लड्डू खाओ। अब समदन जी खिला रही हैं तो लो, पहले आप खाओ ना अम्मा जी। ना, मैं तो नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे तुम अपनी बेटी ब्याह कर रहे हो रमेश? आखिरकार समाज क्या कहेगा, ये नहीं सोचा तुमने? अरे अम्मा, जब जब बच्चे राजी हैं तो फिर इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। फिर उठकर मयंक बटन श्री के पैर छूता है और उनका आशीर्वाद लेता है। फिर आखिरकार दादी भी मान ही जाती है और फिर जल्दी ही शादी की डेट भी फिक्स कर ली जाती है। और फिर चाचा और मयंक अपनी गुड़गांव। चलो प्राची, आज बस जल्दी से घर पहुंचकर ही राहत की सांस आएगी। आज बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई है। मयंक और प्राची दोनों लोग घर पहुंचते हैं और अपनी अपनी शॉपिंग देखने लगते हैं। मयंक, सच में? लेकिन मुझे तो कभी-कभी अभी भी ये सपना जैसा लगता है। अभी भी लगता है कि मैं सच में घर वाले इतने जल्दी कैसे मान गए। हे भगवान, ये लड़की भी ना कितनी बड़ी पागल है। मतलब कम ड्रामे में कहानी निपट गई और वो तो कह रही है कि इतनी जल्दी कैसे मान जाए। चलो, लाओ जल्दी से मेरी शॉपिंग दो और मुझे मेरे फ्लैट पर जाने दो। और हाँ सुनो, वो मेरा फ्लैट ओनर फिर से रेंट पेपर्स बनवाने को कह रहा था। अब मुझे ना बड़ी आफत लग रही है। अरे तुम एक काम करो ना मयंक, यहीं मेरे फ्लैट में आकर रह लो। अब भले ही कितने दिन रह गए हैं, हमारी शादी में जुम्मा जुम्मा एक महीना इसी बीच में हमें घर भी जाना है। वैसे बात तो तुम्हारी सही है प्राची, ऊपर से तो दो दो जगह का किराया भी बेस्ट हो रहा है। फिर शॉपिंग करते वक्त
तो मुझे रात को वापस फिर वापस जाना पड़ता है। वही ना, मेरी मानो तो अभी मंथ 4 दिन बाद ही पूरा हो रहा है। अभी कल ही सामान यहाँ सेट करवा देती हूँ। लेकिन मयंक घर पर अगर किसी को पता चला तो सब क्या कहेंगे? अरे घर पर किसी को बताना ही क्यों है? प्राची अभी थोड़े दिन ही की तो बात है, फिर हमें साथ ही तो रहना है। अब आखिर तुम मेरी धर्म पत्नी जो बनने जा रही हो। फिर दोनों घर पर बिना बताए ही एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और बढ़िया से लिव इन में रहते हुए अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन इधर अचानक से अम्मा बटन श्री देवी की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और फिर वो नकुल को अपने पास बुला लाती है। नकुल तो यहाँ आ गया, बड़े ही दिन हो गए मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया और घर में शादी भी आ रही है, इसलिए तू जाकर एक बार मेरे को दिल्ली दिखा ला। अभी तेरे पापा को बताया तो खामखा टेंशन लेगा, इसलिए तू और मैं चलते हैं। इधर बटनश्री और नकुल घर वालों को ईरान की कहर का तुरान निकाल देते हैं और डॉक्टर को दिखाने के बाद शाम हो जाती है। बेटा नकुल, अब हो चली है रात तो तेरी बहन के घर रुक कर हम कल सुबह दतिया के लिए निकलेंगे। हाँ माँ, ये तो सही है, चलो दीदी का घर तो मुझे भी पता है, गुड़गांव ही चलते हैं। और फिर दोनों लोग सीधे प्राची के घर पहुंचते हैं और घर की घंटी बजा देते हैं। मयंक आकर दरवाजा खोलता है, ये देखकर दादी बटनश्री दंग रह जाती है। अरे दामाद जी, इतनी रात को आप यहाँ? प्राची की तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? क्या हुआ मयंक, कौन से गेट पर? दरवाजे पर आ रही आवाज सुनकर प्राची भी अंदर से आवाज लगाती हुई बाहर तक आती है। लेकिन सामने खड़ी अपनी दादी को देखकर उनके छक्के छूट जाते हैं। अरे बिटिया तो एकदम ठीक है, लेकिन फिर दामाद जी यहाँ पर क्यों हैं? वो अम्मा, वो ये कुछ दिन के लिए यहाँ आए हुए हैं। छी छी, क्या ही बेशर्मी है, बड़े ही निहायत बेशरम हो गए हो तुम दोनों। चल नकुल, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, चल तू अभी ही चल घर। और फिर नकुल अपनी दादी के साथ दतिया वापस घर आ जाता है और फिर दादी सारा घर अपने सर पर उठा लेती है। सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर वो प्राची और मयंक के साथ में रहने की बातें बताती है। फिर सुमन जी प्राची को फोन करके सारी बातें पता करती है। क्या है ये सब प्राची, आखिर तुम्हारी दादी इतनी नाराज क्यों हैं? मम्मी, वो मैंने और मयंक ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि फालतू में ही दो दो जगह का रेट हम दे पा रहे थे और बस फिर कुछ दिनों में तो हमारी शादी होने वाली है। तुम बस शांति से घर आ जाओ, वैसे भी शादी को अब 10-12 दिन ही रह गए हैं। प्राची भी अगले दिन अपने घर पहुंच जाती है और घर में सबको बैठकर दादी बटन श्री पंचायत बैठाती है। अरे कुछ तो बोल रमेश, तेरे मुंह में से तो बोल ही नहीं फूट रहा है। तूने क्या शादी से पहले कन्यादान कर दिया है? अरे तेरी बेटी का वहां दामाद के साथ बिन ब्याह ही चल रहा है, रह रही है। प्राची ये क्या कह रही है अम्मा? वाकई में तुम बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। बस इतना कहने में इतना काम चल जाएगा? अम्मा आप भी ना, मतलब कहना क्या चाहती हो? आप लोग अपनी बेटी को एक अजनबी के संग ब्याहने से पहले तो नहीं सोचते, लेकिन एक इंसान जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके साथ अगर कुछ दिन रह भी लिया जाए तो क्या? और कुछ दिन बाद तो हमें जिंदगी भर के लिए साथ रहना ही है। प्राची की बात सुनकर बटनश्री और जोर से भड़क जाती है, लेकिन फिर रमेश और सुमन बीच में ही बात संभालते हुए कहते हैं, अम्मा अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम इतनी जोर जोर से चिल्लाओगी तो जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा। प्राची के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे अच्छा तो है कि जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर खुले दिन से शादी की तैयारी करो। अम्मा जी अब समझ चुकी थी कि उनके भड़काने में अब कुछ नहीं होने वाला। प्राची उठकर खुशी से अपनी माँ के गले लग जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।